सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा कि किशन भैया की शादी में लेखक व उनका ममेरा भाई राघव बारात में नहीं जा पाए थे। वे दादी माँ द्वारा आंगन में सुलाए जाने पर छिप छिप कर चादर में से महिलाओं का अभिनय देख रहे थे और पकड़े जाने पर दादी के पीछे छिप गए। अब हम आगे पढ़ेंगे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हमारा जीवन जो है परिस्थितियों के अधीन होता है। वात्य चक्र क्या है? आंधी। तो हमारा जो जीवन है वो परिस्थितियों के अधीन होता है और परिस्थितियाँ अच्छी हों या बुरी होती हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन चलता है। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी बहुत उदास रहने लगी थी। संसार उन्हें छल से भरा हुआ, धोखे की टट्टी का मतलब क्या होता है? छल से भरा हुआ। तो संसार उन्हें छल से भरा हुआ लगता था। दादाजी कहते थे कि पहले दादी की मृत्यु होगी और बाद में दादाजी ही जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वे दादी को छोड़कर चले गए। आगे देखिए। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया। यहाँ ये लाइन बोली ना कि वे सारे दोस्त जो मुंह में राम बगल में छुरी, ये क्या है? एक मुहावरा है बच्चों। और इस मुहावरे का अर्थ होता है कि ऐसे दोस्त जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुरा सोचते हो। तो वे सारे दोस्त मुंह में राम बगल में छुरी वाले जो दोस्त थे, वे उनके सामने जो उनके दोस्त बनते थे, वे सब सामने मीठी बातें करते थे और पीठ पीछे उनके लिए बुरा सोचते थे। ऐसे दोस्तों ने उन्हें और परेशान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने, यानी कि लेखक के पिता ने, अपने इन्हीं दोस्तों व शुभचिंतकों से दादी माँ के मना करने पर भी बहुत सारा पैसा उधार लेकर दादाजी के श्राद्ध पर खर्च कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों से कभी मैंने आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। इसमें देखिए क्या कहा कि अब दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी और माता जी जो है, दादी जी जो है, वो बहुत उदास रहने लगी थी। अब यहाँ बताया माघ क्या था? मैंने आपको हिंदी के महीने बताए थे। तो जो जनवरी का महीना होता है उसे हम माघ का महीना कहते हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार। और उसमें क्या होती है? बहुत अधिक ठंड होती है। तो बहुत अधिक ठंड थी, कड़ाके की ठंड थी। ठीक है। और ऐसे में एक शाम को लेखक ने देखा कि दादी माँ जो है गीली धोती पहने हुए एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं और उनकी स्नेह कातर का मतलब क्या है? प्रेम से अधीर आंखों में आंसू आ रहे थे, जो कि लेखक ने पहले कभी अपनी दादी की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। वह उनके पास चुपचाप बैठ गया और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, लेखक ने पूछा, दादी माँ? मैंने धीरे से कहा, यानी लेखक ने धीरे से दादी माँ को पुकारा। तो माँ ने उसे अपनी आंखों, वे समझ गई थी कि वह उसे देख चुका है कि वे रो रही हैं। तो उन्होंने अब उसका ध्यान बटाते हुए कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? तो लेखक ने क्या पूछा? दादी माँ से एक बात पूछी और पूछते हुए कहा, मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, क्योंकि दादी माँ समझ चुकी थी अपने अनुभव से कि लेखक जो है उनके आंसुओं को देख चुके हैं और वो इससे ही संबंधित कोई बात पूछे। क्या है, पूछ?
तुम रोती थीं? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना। चल चल, धोती तो बदल बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। देखिए अब किस तरीके से दादी माँ ने लेखक का ध्यान बदलकर अपनी बात को छिपा लिया कि उनके आंसू क्यों आ रहे थे। ठीक है, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेजकर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब क्या है, इस भाग में लेखक ने यही बताया है कि दादाजी की मृत्यु के बाद जब देनदारों का पैसा उनके पिताजी पर बढ़ गया और उनके पिताजी उन्हें पैसे नहीं और उनके पिताजी ने जिनसे उधार लिए थे वो लोग वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में क्या हुआ, उन्हें पैसे के कारण बहुत परेशानी हुई। तब दादी जी ने उन्हें एक बार उदास बैठे देखा तो उन्होंने अपने संदूक में से चांदी का कंगन देते हुए उन्हें कहा कि इसे बेचकर कर्ज चुका लो, और ये कहा कि जो सोने के आप अपने पेरेंट्स से भी बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि सोना जो है वो दुख सुख के समय काम आता है। यानी कभी ज़िंदगी में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम गोल्ड बेचकर, अपना सोना बेचकर अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया पुराने लोग आगा पीछा सब देख लेते थे बेटा। ठीक है, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब यहाँ जो है बेटे, ये इसमें अंतिम पद को जो है पहले पद से जोड़ा गया है। यहाँ लेखक को दादी माँ की धुंधली छवि सी नज़र आ रही थी और उसके बाद लेखक ने अपनी दादी माँ की काफ़ी बातें याद की। आगे उन्होंने लिखा, उन्होंने शुरू में कहा है कि सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। कहने का अर्थ क्या है कि दादी माँ के साथ बिताए गए लम्हे, बिताए गए समय को याद करके लेखक उन्हें एक शाप भ्रष्ट देवी की संज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, त्याग और ममता की ऐसी देवी जो किसी शाप के फलस्वरूप धरती पर कष्टमय जीवन जीने आ गई हो। ठीक है, तो अब यहाँ जो है अंतिम पद को पहले पद से जोड़ा गया है और यहाँ लेखक को दादी माँ की एक धुंधली सी छवि नज़र आ रही थी और उसके बाद लेखक ने अपनी दादी माँ की काफ़ी बातें याद की। आगे उन्होंने लिखा कि वो धुंधली छवि अब मिटती सी जा रही है और उन्होंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ गया है। उनके हाथों में उनके भाई का पत्र है जिसमें दादी की मृत्यु की खबर लिखी हुई है, जिसे पढ़कर उनकी आंखों में आंसू भर आए, जिनके कारण उन्हें चिट्ठी में लिखे हुए अक्षर जो है चींटियों की तरह चलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी चींटियों की कतारों की तरह उन्हें लग रहे हैं। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा, बहुत ही अच्छा पाठ था। लेखक ने अपनी दादी माँ के विषय में बहुत कुछ बताया जिससे शायद आपको भी अपनी दादी माँ की कुछ बातें याद आ गई होंगी, है ना। तो अब बेटा ये हमारा चैप्टर जो है वो पूरा हो चुका है। अब इसके मैं आपके पास अभ्यास के 3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी भेज रही हूँ। आप पहले पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसके बाद इन 3 प्रश्नों के उत्तर अपनी CW कॉपी यानी फेयर कॉपी जो आपने वसंत की बनाई है उसमें लिखेंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो में आप चाहें तो पिक्चर बना सकते हैं, चाहे तो मैंने आपको शुरू में महीनों के नाम हिंदी में बताए थे, आप कलरफुल पेन से
कलरफुल पेन कौन से, जैसे स्पार्कल पेन हो गए या फिर पेंसिल कलर्स, लेकिन आप वैक्स कलर यूज़ नहीं करेंगे, पेंसिल कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटी सी दिखाते हुए कि आप थोड़ा स्मार्ट लुक देते हुए उसको, कलरफुल पेन्स आप यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, बट यू विल नॉट यूज़ वैक्स कलर्स। ओके, अब इन 3 प्रश्नों के उत्तर उसी तरीके से ही, पहला प्रश्न लिखिए। पहले ऊपर क्या लिखेंगे, पाठ का नाम, पाठ 2 दादी माँ, उसके बाद गृह कार्य और डेट ऊपर लिख देंगे, और फिर नीचे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 जब करेंगे उसके बाद एक लाइन छोड़कर पेंसिल से लाइन लगाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद प्रश्न लिखेंगे, इसी तरीके से जैसे हमेशा करते हैं। उसके बाद आपके पास 4 अन्य प्रश्न हैं, केवल आप प्रश्न ही लिखेंगे, उत्तर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।